सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी कत्ल केस के तमाम 6 कसूरवारों को रिहा करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम कार्रवाई कर रहे हैं और केस के कसूरवारों नलिनी, श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पियास, जया कुमार को रिहा करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के एक और मुजरिम की रिहाई का हुक्म देकर तमाम मुजरिमों पर भी लागू होगा। इस साल मई में रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु हुकूमत ने तमाम मुजरिमों की रिहाई की सिफारिश की है, जिस पर गवर्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेंच ने यह भी कहा है कि मुजरिमों ने 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा जेल में गुजारा है और जेल में उनका तर्ज अमल तसल्ली बख्श है। वहीं कांग्रेस ने राजीव गांधी के कातिलों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की है। एलजी सिन्हा ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में कश्मीर एक्सपो का दौरा किया। उनके हमरा कश्मीर यूनिवर्सिटी, स्कॉस्ट और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद रहे। एलजी ने सबसे पहले इनोवेटर्स के स्टॉल्स का जायजा लिया। काबिल जिक्र है कि 3 रोजा कश्मीर एक्सपो स्टार्ट अप्स प्रोग्राम का इफ्तिताह वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। यह एक्सपो नेशनल फाउंडेशन इंडिया के इश्तिराक से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर श्रीनगर में हुकूमत हिंद के महकमे साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया। इस स्टार्टअप नुमाइश में मुल्क भर से दर्जनों ने हिस्सा लिया है। शोपियां में सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तसादुम में जैश मोहम्मद का एक गैर मुल्की दहशतगर्द मारा गया है। इसकी शिनाख्त कामरान भाई उर्फ अनीस के तौर पर की गई है। ये मुठभेड़ सुबह शोपियां के इलाके कपरन में हुई थी। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी का कहना है कि कामरान कोलगाम में सरगर्म था। इस ताल्लुक से शोपियां पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट इन कापरन विलेज। तो अर्ली मॉर्निंग 34 आरआर पुलिस और 178 बटालियन सीआरपीएफ के फोर्स ने कॉर्डन लगाया और वहाँ पे सुबह 6 बजे के अराउंड फायरिंग शुरू हो गई। ये मदरसा था, मदरसा के पास से फायरिंग शुरू हुई। तो वहाँ पे एक जैश का मिलिटेंट हनीस @कामरान भाई वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हुआ है आज कापरन के विलेज में। ये पाकिस्तानी था, तो ये तो कैटेगरी A+ में आता था। और ये अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि ये 7-8 महीने से कुलगाम और शोपियां के बॉर्डर में एक्टिव था। कोई इंसिडेंट तो इसके रिलेटेड अभी तक नहीं पता चला है कि इसका किस इंसिडेंट में हाथ था, डायरेक्ट हाथ था। लेकिन हम लोगों को लगता है फ्यूचर में कुछ करने वाला था, तो उसके कारण हमारा फ्यूचर इंसिडेंट काफ़ी यहाँ पे मुझे लगता है बच गया हमारा होने से। ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को बहुत दिन से इंट मिल रहे हैं फिदाइन के या सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक के, पंडित पे अटैक के। तो ऐसे जब पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पे न्यूट्रलाइज होंगे तो उसके कारण ऑब्वियसली काफ़ी इंसिडेंट्स बचेंगे और फ्यूचर में हम लोग को मोरल भी हाई होता है इससे कि हम लोग इंसिडेंट बचा पाए। रिकवरी हुई है एक AK-56, AK-74 और 4 मैगजीन्स। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूहिटोमोलॉजी ट्रांसकॉन B22 की 47वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। यह कॉन्फ्रेंस 11 नवंबर से 13 नवंबर तक जारी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम ISBTI जम्मू कश्मीर के जरिए किया गया। ब्लड डोनेशन को लेकर के, ट्रांसफ्यूजन को लेकर के यहाँ अधिकांश वे लोग उपस्थित हैं जो इंसान के जीवन को बचाने में अपना योगदान देते हैं और इस लड़ाई में सक्रियता से जुटे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर चौथे व्यक्ति में से एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है कि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर रैना को मैं सुना और बताया भी गया। तो ये परोपकारी चेहरे हैं हमारे
समाज के थे। तकनीकी रूप से अगर देखेंगे तो पिछले 75 सालों में देश में हमारे और दुनिया में हेल्थ सेक्टर में बहुत प्रगति हुई, ऐसा लोग कहते हैं। मैं थोड़ा इससे भिन्न मत रखता हूं। हमारे देश में मेडिकल साइंस आज नहीं, बहुत पहले जब दुनिया के दूसरे देशों में उस तरह की प्रिसाइज सर्जरी नहीं होती थी तो हिंदुस्तान में होती थी। और अगर दुनिया में हम सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे तो इसलिए नहीं कि हमारे पास सोना था। सोना क्यों आया ये जानने की जरूरत है। जब पूरी दुनिया को नेविगेशन का ज्ञान नहीं था तो हिंदुस्तान के लोग मैथमेटिक्स के आधार पर दुनिया के उन तमाम देशों तक अपने पानी के जहाज लेकर पहुंचते थे। और जो स्टील हम पैदा करते थे, शायद दुनिया में उस तरह का स्टील कहीं नहीं था। अभी जो जिनको इतिहास जिन्होंने कभी पढ़ा होगा, ऐसे निशान दुनिया के अनेक समुद्र तलों पर मिलेंगे जो भारतीय निशान है। सोना हमारे लोग ले जाते थे, अरे लोहा और सोना लेकर के आते थे। एलजी मनोज सिन्हा ने झड़ी मेले का दौरा किया। इस दौरान मनोज सिन्हा ने तरक्की पसंद किसानों और मेले में मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान एलजी ने मुनक्किद किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के फातिहीन को मुबारकबाद पेश की। मेले में कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। जम्मू में जैश के 3 मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। जैश के ये तीनों मिलिटेंट जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मॉल में घुस गए थे। दहशतगर्दों ने मॉल के अंदर की वीडियो भी रिकॉर्ड की। वीडियो उनके मोबाइल से बरामद हुई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और देखा जा रहा है कि क्या ये वीडियो सरहद पार भी भेजी गई या फिर नहीं। जम्मू का सबसे बड़ा वेब मॉल जैश के रडार पर। जी हां, हाल ही में जो 3 आतंकवादी पकड़े गए असलाह और गोला बारूद के साथ, पुलिस ने तफ्तीश के बाद उनसे पूछताछ की और जिससे ये पता चला कि वो यहाँ पे इस मॉल में आए हैं और उन्होंने वीडियोग्राफी की है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि चंद विजुअल्स इस मॉल के आपको दिखाएं। ये मॉल वाक़ा है यहाँ छन्नी में, जहाँ पे वो 3 आतंकी आए थे और उन्होंने अंदर जाके वीडियोग्राफी की थी। और वो जो वीडियोग्राफी है वो पुलिस ने उनके मोबाइल फोन से की। ये बताना मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ कि वो जो आतंकी थे, 3 आतंकी, उनमें से एक आतंकी मोहम्मद यासीन जो था वो पहले पैरोल पे बाहर था। यानी पहले जो आतंकवादी गतिविधियां थी उसने अंजाम दी थी, उसके बाद उसको जेल भेजा गया था और जेल में सेहत की बुनियाद पे उसे पैरोल पे बाहर लाया गया था और पैरोल का फायदा लेके उसने इन सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाया और अपने आकाओं के साथ पाकिस्तान में जो एक शाहबाज नाम करके वहां पर आतंकी है, उनका एक संगठन है, उनसे जुड़ा और ये हथियारों की जो खेपें हैं वहां से यहाँ आई। पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है। अब ये बताना कबल वक्त होगा गोया क्या किस हद तक पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है और क्या सामने आया है, मजीद इसमें तफ्तीश होना बाकी है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। सब डिवीजन रामसू में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की कुशादगी के काम के दौरान मगरकूट मोमपसी के मकाम पर मिट्टी के तौदे गिरने से हालूगन सजिता गांव के तकरीबन 30 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा था। साल 2000 वादे भी किए गए लेकिन अभी तक मुतासरा खानदानों को मुआवजा और किराया फराहम नहीं किया गया। हालूगन के लोग खतरों से भरे टूटे फूटे घरों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उन्होंने जिला इंतजामिया और कलेक्टर से मुआवजा गुजार करने की अपील की। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन रामसू ने तहसीली इंतजामिया से फाइलों को जल्द मुकम्मल करने की अपील की ताकि मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जा सके। कहा था कि आपको रेंट भी मिलेगा, आपको अलाटमेंट जमीन मिलेगी। न हमको जमीन मिली, न हमको पैसा दिया जा रहा है, न जाने वजह क्या है। वजह या तो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है जो कि
गरीब मजलूमों की तरफ नहीं ध्यान रखती है, क्योंकि अगर पैसा आया हुआ है तो मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पैसे को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि आगे मौसम सर्दी का है, मकान बना नहीं सकते हैं। जब मकान बनाने का टाइम था वो इन्होंने गुशमुश में लगा दिया। तहसीलदार साहब हैं, उनके पास फाइल है, वो लास्ट में उन्होंने इस पे साइन करनी थी, वो चेयरमैन है इस चीज़ के। और उनसे भी मैंने फ़ोन पे गुजारिश की है कि 4 साल हो गए इन लोगों को बेघर हो गए हैं, वो तरह तरह के मसाइल वो मुश्किलात हैं उनको बच्चे लेकर। ये सच है कि पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ऐसा ही सिस्टम में कर सकता हूं कि मजबूत होने लगा है, जिसकी शायद पहले यह देश कल्पना नहीं करता था। अभी डॉक्टर गोखले बोल रहे हैं, मोटे तौर पर लगभग 85,000 से ज्यादा स्टार्टअप आज हमारे देश में हैं। और आजादी के इस समृद्ध कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने देश के इनोवेटर्स को, उनके आइडिया को एक ऐसा वातावरण प्रदान किया है जिसका मैं समझता हूं कि दशकों से इंतजार था देश को। इन सभी स्टार्टअप्स में लगभग 50% टियर 2 तथा टियर 3 स्थापित हुए हैं। लाखों नौजवान आज स्टार्टअप के जरिए सीधे तौर पर रोजगार से जुड़े हैं, कुछ अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं। आज पूरे दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग में भारत ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। पिछले 2 सालों में देश में 107 यूनिकॉर्न स्थापित हुए हैं, जिसका कुल वैल्यूएशन लगभग $340 बिलियन से भी ज्यादा है। आज विश्व में स्थापित हो रहे 10 यूनिकॉर्न में हर एक यूनिकॉर्न इंडिया में स्थापित हो रहा है। 10 में 1 आज हम स्थिति में पहुंचे हैं। स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स सही मायने में आज देश का भविष्य और वर्तमान दोनों देश विदेश में अनेक एक्सपर्ट्स आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देश में ऐसा क्या हुआ है कि हर रोज 10 नए स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 चीजें प्रदान की हैं: अवसर, वातावरण और फेलियर को भी रिवार्ड करने का एक नया तरीका है, नई पद्धति। कोई भी इनोवेशन हो, कोई स्टार्टअप आप पहले बिना फेल हुए सफल नहीं हो सकते। हमारे यहां एक वातावरण बन गया था कि जो फेलियर्स हैं इनको रिवार्ड की क्या जरूरत है, तो सजा मिलनी चाहिए, और इससे देश का बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम आज विचार करें, नॉलेज इकॉनमी की बड़ी चर्चा हो रही है देश में। ये भी सच है कि पिछले 10 वर्षों की हमारी प्रगति संतोषजनक है, सराहनीय है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, इतना बड़ा देश, लिथियम बैटरी बनाने में भी हम सक्षम नहीं थे। चिप्स बनाने के लिए भी हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती थी। एंटी ड्रोन सिस्टम डिजाइन करने में भी हमारे वैज्ञानिक सफल उस हद तक नहीं हो सके। मैं ऐसे 50 उदाहरण, ये दोनों कुछ, लेकिन एक समय था जब ये देश पूरी दुनिया में इसी इनोवेशन के लिए जाना जाता था। इतिहासकारों ने जानबूझ करके इस बात को, मैं कहना चाहता हूं, यहां बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इस बात को छिपाया है दुनिया से। जब पूरी दुनिया को नेविगेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, तो हमारे देश के पानी के जहाज दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाते थे। उस समय पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था नेविगेशन क्या होता है।
अर्थमेटिक क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। और आप दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ओरिजिनल आविष्कार नहीं किए, या पढ़े लिखे लोगों ने किया भी तो पढ़ाई के कारण नहीं किया, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कारण किया। अब रामानुजम का नाम सब जानते हैं, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें स्वीकार करती है, सबसे बड़े मैथमेटिशियन कहते हैं। न्यूटन का नाम में से सब लोग जानते हैं, न्यूटन कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। आइंस्टाइन ने जो आविष्कार किया, आइंस्टाइन सच है कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं। उनके पिता एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे, बीमार हो गए और मजबूरन उन्हें फैक्ट्री में बैठना पड़ा, और तब जाकर के उन्होंने आविष्कार किया। तो ये बात हमें समझने की है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ करके या कॉलेज में पढ़ करके हम इनोवेटर नहीं हो सकते हैं। और आज भी मैंने देखा, या मैं पिछले 2 वर्षों में अनेक नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को देखा, तो मुझे पसंद था कि उस दिशा में जम्मू कश्मीर भी अब आगे बढ़ रहा है। एक बात आज मैं जरूर कि हमारे व्यवस्था की जो दिक्कत है, एक ही व्यक्ति हर विषय का जानकार होना चाहता है। ये काम अगर साइंटिस्ट का है तो मुझे उसका ये काम उन्हीं को देना चाहिए, हमको अपना ज्ञान उन पर नहीं थोपना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है, यहाँ हमारे कश्मीर डिवीजन के लगभग सभी वाइस चांसलर बैठे। आज इस रहस्य को मैं सभागार में कहना चाहता हूं, इन सब लोगों को मैंने ही, यानी कि मेरा किसी से परिचय नहीं था। जितने लोग ये अपॉइंट हुए, मेरा किसी से पहले का परिचय नहीं था, और न ही मैंने किसी से सिफारिश करी किसी की इनको अपॉइंट करने। सर्च कमेटी ने सेलेक्ट किया, मैंने उनसे चर्चा की, और यह हो सकता है मेरी बुद्धि कहीं कहीं गलत हो जाए, लेकिन अपनी समझ के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था, उनको हमने कुलपति बनाया। उसका परिणाम मैं देख रहा पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हायर एजुकेशन इन वाइस चांसलर में या और भी लोगों ने, केवल वाइस चांसलर, लेकिन इनकी टीम में एक नए प्रकार का वातावरण बनाया। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर परिणाम यहां दिखेंगे। गौर करने की बात यह है, अगर कुछ बातें मैं करूं आपसे, कि जब फोन का इनोवेशन हुआ तब देश की 35 से 40% आबादी तक पहुंचने में इसे लगभग 42 वर्ष लग गए थे। जब सबसे पहला मोबाइल आया तो हमारे देश में जब लॉन्च हुआ तब 40% आबादी तक पहुंचने में मात्र 10, और जब पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तब उसे 75% आबादी तक पहुंचने में महज 5 साल लगे। ये जो गति है, इस गति से हमें संतोष भी है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है। इस गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना यह एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का सामना आप लोग ही कर पाएंगे मिलकर के, ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है। ये तेजी से हो रहे इनोवेशन, मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे मैं कहूं, उतनी ही गति से समाज में इन टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन भी हो रहा है। इनोवेशन हो रहा है तो एडॉप्शन भी हो रहा है। तकनीक जितनी तेजी से डेवलप हो रही है, एडॉप्शन टाइम उससे तेजी से काम करने लगा है। ये मैं समझता हूं कि इस पर जरूर आप ध्यान दें, विचार करें। इसका सीधा असर समाज और वर्तमान के बिजनेस इकोसिस्टम पर भी पड़ेगा और पड़ रहा है। मैं यहां ये बात कहना चाहूंगा कि चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उन्हें भविष्य में प्रासंगिक बने रहने के लिए इनोवेट करना ही होगा और नई तकनीक को अडॉप्ट करना ही होगा। लंबे समय तक इन्हीं कारणों से उस दिशा में हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए।
लेकिन आज मुझे संतोष से इस बात को मैं जरूर खाना चाहूंगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में जम्मू कश्मीर यूटीज की कैटेगरी में पहले स्थान पर है। और ये भारत सरकार की, ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं। मैं अपने माननीय कुलपतिगण या साइंस टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशन हैं, बाकी जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन, अच्छा हुआ है लेकिन अभी और अच्छा करने की संभावना है। और आपकी क्षमता से मैं परिचित हूँ, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों के टैलेंट को मैं जानता हूँ, मैंने अनुभव किया ये स्थिति हम बदल सकते हैं। क्या आज के अवसर पर ये तय कर सकते हैं कि अगली बार जब भी रैंकिंग जारी होगी तो यूटीज की श्रेणी में नहीं, स्टेट्स को मिला करके जो रैंकिंग बनेगी उसमें भी जम्मू कश्मीर टॉप में दिखेगा। मुझे लगता है कि आज मैं बात कर सकता हूं कि हमारे जितने भी विश्वविद्यालय इनोवेशन और इंक्यूबेशन के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। इस बार हायर एजुकेशन के लिए हमारे विश्वविद्यालयों का, हमारे संस्थानों का ये प्राथमिक दायित्व है। अब बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है, मुझे लगता है कि हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी से कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी की ओर दुनिया के अनेक देश चले। अभी हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। सड़क बनाने के मटीरियल लगातार कम होते जा रहे हैं, उन्हें रीयूज पूरी दुनिया करने लगी है। अभी हम बहुत कम मात्रा में, क्या इन विषयों पर हम काम नहीं कर सकते? बिना टावर के सिग्नल कैसे भेजा जाए ताकि कम्युनिकेशन फास्ट एरिया में भी लोगों से हम कम्युनिकेशन स्थापित कर सकें? क्या ये विषय नहीं हो सकते जिन पर काम कर सकते हैं? वैसे ऊर्जा एनर्जी की बात हो गई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये सब प्रोत्साहन जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर और रिलायंस जो डिपार्टमेंट्स हमारे, मैं आज इस सभागार को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर गनई है यहाँ 2 दिनों तक हमारे दोनों वाइस चांसलर और अनेक इनके सहयोगी, हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं वो लोग, देश के कुछ प्रख्यात वैज्ञानिक, जो मैं कहूँ कि प्रख्यात वैज्ञानिक देश के कृषि वैज्ञानिक, 2 दिन की वर्कशॉप में हम लोगों ने की थी। कुछ बातें तय हुई थी और बहुत अल्प समय, मैं कहूँ कि रिकॉर्ड समय में इन लोगों ने कड़ी मेहनत करके 5 साल का एक मिशन क्या होना चाहिए जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर और राइट सेक्टर का, इन लोगों ने तैयार किया। विजन भी तैयार किया, आगे 2-3 महीने में मिलेगा। बहुत सारी चीजें जो मुझसे पहले खड़ी गई, मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं, वो सब उसमें समाहित। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, न कृषि विशेषज्ञ, लेकिन मोटे तौर पर मैं एक बात कर सकता हूं कि बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट और रिकमेंडेशन, लगभग 29 इंटरवेंशन लोगों ने प्रपोज किए और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर और राइट सेक्टर निश्चित रूप से देश में जाना जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में कश्मीर एक्सपो का दौरा किया। उनके हमरा कश्मीर यूनिवर्सिटी स्कॉस्ट और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद रहे। एलजी ने सबसे पहले इनोवेटर्स के स्टॉल्स का जायजा लिया। काबिल जिक्र है कि 3 रोजा कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप्स फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम का इफ्तिदा वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। यह एक्सपो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के इश्तिराक से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में हुकूमत हिंद के महकमे साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद किया गया। तो नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें जो राजौरी से आज आ रही है। मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है। राजौरी के बुधल इलाके में पर्दाफाश किया गया। 5 ग्रेनेड डेटोनेटर्स बरामद। पुलिस और फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश कर लिया। राजौरी के बुधल इलाके में मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश।
5 ग्रेनेड डेटोनेटर्स बरामद। पुलिस और फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी और मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया गया। तो बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। राजौरी के बुदल इलाके में मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया गया। 5 ग्रेनेड बरामद किया गया। पुलिस और फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान यह कार्रवाई अंजाम दी। तो बड़ी खबर राजौरी के बुधल इलाके से इस वक्त आपको बताई जा रही है, जहां पर मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया गया।